कहानी की शुरुआत आज से 14 साल पहले होती है। भारत का बेंगलुरु में एक लड़का जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वहाँ की एक मशहूर कंपनी इन्फोसिस कंपनी में मैनेजर। अब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं। लड़की उन्हें मिलती है। यूपी की रहने वाली प्रियंका, जो कि उसकी नौकरी लगती है बेंगलुरु में एक मशहूर स्कूल में, वो टीचर होती है। माँ बाप को लड़की पसंद आती है। माँ बाप उस लड़की का फ़ोटो सतीश को दिखाते हैं। सतीश को भी लड़की पसंद आ जाती है। खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी और स्कूल में एक टीचर, जॉब पे लगी हुई। इस तरीके से फिर अब बातचीत होती है, दोनों की फैमिली मिलती है। उसके बाद फिर रिश्ता तय होता है। फिर साल 2007 में इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी होने के बाद इनकी लाइफ अच्छे से गुजरती है। सतीश की आदत होती है कि सतीश सुबह उठता 5:30 बजे जॉगिंग के लिए जाता है और प्रियंका उठती, फिर वो डायरेक्ट स्कूल जाती। वो जॉगिंग पे नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास वक्त नहीं बचता था। इस तरीके से सतीश और प्रियंका की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वहाँ के लोकल, बेंगलुरु के उस इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाती है और उस कॉल में बताता है कि इस इलाके में एक मर्डर हो गया है। पुलिस थोड़ा शॉक होती है क्योंकि ये एक पोर्च इलाका जहाँ क्राइम रेट लगभग 0.1%, वहाँ पर इस तरीके के कत्ल की कहानी सामने आए तो पुलिस शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस जब देखती है, घर के अंदर जाती है तो देखती है कि एक लाश जिसका हाथ कुर्सी पे बंधा होता है और उसकी गर्दन पे चाकू के निशान होते हैं। पुलिस उसके बाद उस लाश का पंचनामा करती है, लाश को हॉस्पिटल भेजती है। उसके बाद उस घर में जो दूसरा गार्जियन होता उससे पूछताछ करती है और वो कोई और नहीं बल्कि सतीश था और जिसका ये कत्ल हुआ था वो प्रियंका थी। सतीश एकदम बदहवास, रोना धोना सब कुछ उसका जारी था। पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर मैटर क्या था, तो सतीश बताता है कि सुबह 5:30 बजे वो घर से निकलता है। उसके बाद फिर जाता है जॉगिंग के लिए और जॉगिंग करता रहता है। उसी बीच उसे कॉल आती है प्रियंका की। प्रियंका कहती है कि रद्दी वाले आए और वो पुरानी रद्दी लेने के लिए कह रहे हैं। मैंने मना किया लेकिन वो जा नहीं रहे, वो दरवाजे पे खड़े हैं। उसके बाद मैंने प्रियंका से कहा कि दरवाज़ा खोलना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद फिर सतीश लगभग 45 मिनट बाद भागते हुए घर पहुँचता है और घर आने के बाद फिर वो देखता है कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसके बाद कॉल लगाता है प्रियंका को, प्रियंका कॉल नहीं उठाती। दरवाज़ा पीटता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो वहाँ से कुछ ही दूरी पे जहाँ पर ये जॉब करता था उसकी ऑफिस थी। उसने अपने ऑफिस के बगल में ही फ्लैट लिया था जहाँ वो रहता था, जहाँ वो उस घर में बंगलों में रहता था। वो भागते हुए ऑफिस पे जाता है क्योंकि उसने अपने घर की चाबी एक ऑफिस के ड्रॉवर में रखी हुई होती है। भागते हुए ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस आता है, चाबी लेकर दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो देखता है कि सामने कुर्सी पर प्रियंका की लाश पड़ी हुई और उसके दोनों हाथ बंधे हुए। अब उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। सतीश भी बदहवास, लोग उसको तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। उसके बाद एक दिन गुजरता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं पुलिस का, कोई तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती। 2 दिन गुजरता है, फिर भी सतीश के मुताबिक पुलिस सुस्त। फिर उसके बाद तीसरे दिन गुजरने के बाद सतीश थाने के बाहर जाता है और वो इससे पहले भी डेली जाया करता था, पूछताछ किया करता था कि आखिर कहाँ तक पहुँचा केस, कातिल अभी तक पकड़ा है नहीं, क्या मामला है। लेकिन जब वो देखा कि पुलिस थोड़ा ढील बरत रही है तो वो फिर थाने के बाहर धरने पर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ के सभी लोकल अखबार में इसकी न्यूज़ छप जाती है और लोकल न्यूज़ चैनल पे ये खबर चलने लगती है क्योंकि एक मशहूर कंपनी का एम्प्लॉय, अच्छी सैलरी, अच्छा कद, एक मशहूर मर्डर केस, उसमें तफ्तीश स्लो चल रही है। इस तरीके से वो एक दिन धरने पर बैठता है। पुलिस समझाती है लेकिन वो नहीं मानता है। दूसरे दिन फिर धरना पे बैठता है। तीसरे दिन जब वो बैठता है, लगातार 3 दिनों तक वो धरने पर बैठे रहता है थाने के बाहर ही। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस की थू थू होने लगी कि एक ऐसा केस जिसको पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही।
उसके बाद पुलिस उस सतीश से कहती है कि तुम धरना बंद करो, हम कातिल को खोज रहे हैं, धरने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ। लेकिन सतीश कहता है कि नहीं, जब तक कातिल का पता नहीं चलेगा मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। फिर पुलिस सतीश का बाजू पकड़ती है और उसे थाने में लेके जाती है। थाने में लेके जाने के बाद वो कहती है कि तुम्हारे धरना देने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी जगह थाने में। वो कहता है ये क्या मजाक है। तो पुलिस कहती है कि अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता चल चुका है, तुम कबूल कर लो कि तुम ही कातिल हो। अब उसके बाद फिर वो पहले शुरू में इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस फिर धड़ाधड़ उसको सबूत दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, वो उस सबूत की वैल्यू को जानता था कि ये कितनी वैल्यू रखता है मुझे बेकसूर या फिर कसूरवार ठहराने में। तो वो फिर कबूल कर लेता है। इससे पहले कि उसने क्यों ये कत्ल किया और क्या वजह बनी, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पुलिस के पास वो सबूत और वो कड़ी क्या थी जो पुलिस ने सतीश के सामने रखा। वो कड़ी ये थी कि सतीश के मुताबिक जब वो जॉगिंग पे गया तो उसे कॉल उसकी बीवी का आता है कि रद्दी वाले आए हैं और वो जा नहीं रहे। वो कॉल का जो टाइम उसने बताया था, वो कॉल का टाइम उसने आधा घंटा आगे का बताया था, जबकि कॉल आधा घंटा पहले की गई थी। दूसरा इससे ये निकलता था, इसका सबूत दूसरा ये बनता था कि जब वो कॉल पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जॉगिंग छोड़ेगा और भागते हुए घर की तरफ लौटेगा, जबकि वहाँ से दूरी जॉगिंग प्लेस की लगभग 2 से 3 मिनट की दूरी थी। लेकिन इसके वापस घर आने में जो वक्त लगता है वो 45 मिनट का लगता है। पुलिस के पास ये दूसरा सबूत था। तीसरा पुलिस के पास ये सबूत था कि घर आने के बाद वो बाहर से दरवाज़ा बंद और वो ऑफिस के लिए जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब सुबह जॉगिंग के लिए निकलता है तो वो या तो अपना फ़ोन रखेगा और पर्स रखेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो जॉगिंग पे जाते हैं तो वो पैसे भी लेकर जाते हैं कुछ चाय पानी नाश्ता करने के लिए, बाहर जलेबी वगैरह खाने के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जॉगिंग के लिए निकले और वो अपना ऑफिस का कार्ड साथ में लेके निकले। ये एक कड़ी जुड़ती थी। उसके बाद पुलिस ऑफिस में जाती है, इन्फोसिस की ऑफिस में जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर क्या अगर किसी के पास कार्ड नहीं होता है तो क्या वो ऑफिस में एंट्री कर सकता है। तो गार्ड के मुताबिक ये था कि अगर उस वक्त सुबह है तो कोई एचआर और कोई मैनेजर या कोई बड़ा ऑफिसर वहाँ पर नहीं रहता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-3 जगह कार्ड को स्वेप करना होता था। अगर वो स्वेप नहीं करता है तो फिर वो एंट्री अंदर नहीं ले सकता है। तो सतीश ने कार्ड लिया नहीं। उसके बाद पुलिस पता करती है तो पता ये चलता है कि सतीश ऑफिस तो जाता है, लेकिन ऑफिस के किनारे ही किनारे वो चक्कर काट के फिर वापस आ जाता है और फिर चाबी से वो दरवाज़ा खोल देता है। चौथी कड़ी ये थी पुलिस के पास कि जो कॉल की गई थी सतीश को, वो कॉल और जिस मोबाइल से कॉल की गई थी, ये कॉल का समय जब होता है ये दोनों मोबाइल एक ही जगह पर थे, यानी खुद के एक हाथ से मोबाइल से दूसरे हाथ में कॉल की गई हो। पुलिस के पास ये 4 कड़ी थी जो सतीश को गुनाहगार साबित कर चुके थे। लेकिन अभी पुलिस को इसकी वजह नहीं पता थी कि आखिर ये कत्ल किया क्यों गया। उसके बाद की आगे की जितनी भी कड़ी थी वो सतीश खुद बताता है। सतीश शुरू करता है, वो कहता है कि साल 2007 में उसकी शादी होती, सब कुछ अच्छा रहता है, वो बीवी अच्छी पा गया था। लेकिन होता है कि वो एक लॉकेट पहनता है। इस मामले में मैं आपको साफ कर दूं कि इस मामले में सतीश अपना मौकूफ, अपना पक्ष रखता है ये बात कह के, लेकिन क्योंकि प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं है तो प्रियंका का क्या इस पे रद्द अमल था, क्या उसका पक्ष था, ये शायद मैं भी ना बता पाऊँ, क्योंकि अभी हम एक ही पक्ष की बात सुन रहे हैं। होता है कि सतीश बताता है कि वो एक लॉकेट पहनता था जिसमें उसके माता और उसके पिता की तस्वीर होती है। कि शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद जब प्रियंका को इस लॉकेट के बारे में पता चला कि इसमें माँ बाप की तस्वीर है, तो वो कहती है कि इस तस्वीर को हटा के तुम मेरी और अपनी तस्वीर लगाओ इसमें। तो उसके बाद फिर सतीश थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन ये करने के बाद फिर वो थोड़ा सब्र कर लेता है।
उसके बाद वक्त गुजरता रहता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा है कि अब हम लोग अलग रहते हैं, एक अलग घर बनाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। सतीश अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप के कहने पे सतीश उसके साथ चला गया और एक किराए के घर पे अलग रहने लगे ये लोग। उसके बाद वक्त गुजरता गया। फिर सतीश एक ज़मीन खरीदता है। उस ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पर एक घर बनाता है और उस घर का जिस दिन भूमि पूजन होता है उस दिन मेहमानों की लड़ी वहाँ पर लग जाती है। सतीश की पत्नी प्रियंका के माँ बाप यूपी से बेंगलोर आते हैं, बाकी और मेहमान घर आते हैं, भूमि पूजन शुरू होता है। उसके बाद इसी बीच सतीश के माँ बाप भी आते हैं, लेकिन सतीश के माँ बाप को प्रियंका ये कहकर भगा देती है कि आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है, हम लोग सब कुछ देख लेंगे, आपके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद सतीश के माँ बाप उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब इसका पता सतीश को चलता है तो सतीश ये ठान लेता है कि इसका बदला वो प्रियंका से लेकर रहेगा। अब सतीश इसका बदला लेता कैसे? वो किस तरीके से मर्डर करता है कि उसका हाथ बंधा होता है और कोई छटपटाने और कोई इस तरीके की कार्रवाई प्रियंका के द्वारा नजर नहीं आती। क्या उसने पहले मार दिया उसके बाद हाथ बांधा, या हाथ बांधने के बाद उसको मारा? इस तरीके की बात अभी चर्चे में थी। तो सतीश बताता है, कहता है कि जब भूमि पूजन के बाद कुछ दिन गुजर गया, उसके बाद मैंने रात में एक तस्वीर लेकर आया। उस तस्वीर में प्रियंका की तस्वीर और मेरी तस्वीर, जो कि एक बड़ी साइज की तस्वीर थी, वो मैं हॉल में जाके लगा देता हूँ रात ही में। उसके बाद फिर प्रियंका को सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए उठती है, उससे पहले उसे उठाता हूँ। उसके बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांधता हूँ, उससे कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ दिखाने के लिए उसे हॉल में लेकर आता हूँ। हॉल में एक चेयर पर बैठाता हूँ और उसके बाद उसे उसकी पट्टी को हटाता हूँ। और जैसे ही प्रियंका उस तस्वीर को देखती है, वो खुशी के मारे झूम उठती है। उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। उसने रात में अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने पिता अपनी माता को, और बताया कि सतीश बहुत अच्छा है, बहुत मानता है, उसने इतनी बड़ी तस्वीर मेरे लिए घर में हॉल में लगाया है। इस तरीके से ये होने के बाद अब सतीश दूसरी प्लानिंग करता है। दूसरी प्लानिंग ये होती है कि सतीश ये करता है कि दूसरे हफ्ते, यानी जिस दिन ये सरप्राइज़ सतीश अपनी पत्नी को देता है, वो कहता है कि अगले हफ्ते इससे भी बड़ी सरप्राइज़ मैं तुमको दूंगा। उसके बाद प्रियंका इंतज़ार करती है, एक एक दिन करता है। वो रोज़ पूछती कि क्या सरप्राइज़ है, तुम क्या देने वाले हो? लेकिन सतीश उसे कहता है कि सरप्राइज़ है तो वो सरप्राइज़ ही रहेगा। उसके बाद वक्त गुजरता है। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद सतीश उसे दोबारा उठाता है और उठाने के बाद उसी तरीके से लिवा कर आता है। अभी उसकी आंख में पट्टी नहीं बांधता और फिर उसी तस्वीर के सामने चेयर पर बैठाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंख बंद करने वाला हूँ, लेकिन एक बात ये है कि तुम उसे अगर हाथ से टच करोगी तो तुम समझ जाओगी, इसलिए तुम्हारा हाथ भी बांधना ज़रूरी है। उसके बाद प्रियंका कहती है ठीक है। वो पहले कहती है कि मैं समझ गई कि क्या तुम लेके आओ मेरे लिए, तुम हीरे के हार लेकर आए। लेकिन सतीश कहता है कि नहीं, ये सरप्राइज़ है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो फिर वो सतीश, अभी आंख उसकी खुली होती है, वो खूब बात करते हुए, खूब मुस्कुराते हुए उसका हाथ बांधता है उस कुर्सी की, चेयर की उस हाथ रखने वाली जगह पर, और उसके बाद फिर उसकी आंख में पट्टी बांधता है। पट्टी बांधने के बाद रस्सी का एक टुकड़ा जो कि उसके गले में आराम से डालता है। प्रियंका को भी ये महसूस नहीं होता कि ये हार है या कुछ लॉकेट है या कुछ रस्सी जो कि फांसी का फंदा बनने वाली है। उसके बाद वो आराम से डालता है। आराम से डालने के बाद फिर वो उस रस्सी को कस देता है। प्रियंका की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन सतीश को यह नहीं पता था कि बेहोशी और मौत में क्या फ़र्क है। तो वो इस शक में कि कहीं ये वापस से ज़िंदा ना हो जाए, किचन से एक छुरी लेकर आता है और उस छुरी से प्रियंका का गला रेत देता है। उसके बाद फिर उसी तरीके से कुर्सी पे छोड़ता है। फिर उस वहीं से अपने नंबर पे कॉल करता है और कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड की कॉल उसी पे छोड़ देता है उठाकर। फिर वो जॉगिंग पे निकलता है और उसने एक रात पहले ही ऑफिस से अपने घर की दूसरी चाबी भी अपने पास रख ली थी।
उसके बाद जॉगिंग के समय जब उसे महसूस होता है कि अब घर जाना चाहिए, तो लगभग 45 मिनट बाद वो घर से, उस पार्क से वापस घर की तरफ आता है। इस तरीके से पुलिस ने उसके सारे राज को फाश कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ये होता है कि छोटी से छोटी कड़ी, छोटी से छोटी गलती ऐसी होती है जो पुलिस के हाथ लगने के बाद एक वो बड़ा सबूत का काम करती है। उसके बाद वहाँ की लोअर कोर्ट ने सतीश को उम्र कैद की सज़ा सुना दिया और सतीश जेल में गया। उसके बाद सतीश इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। हाई कोर्ट ने भी इस केस के इस फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद सतीश जेल में अपनी सज़ा काटता है। जेल में भी सतीश से पूछा जाता है कि काम करने वालों में तुम्हें क्या काम करना पसंद है, तो वो कहता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, वो कहता है कि जो भी कोई तैयारी कर रहा है किसी पढ़ाई की, किसी सर्विस की, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर उसे पढ़ाने का जिम्मा मिल जाता है। कहते हैं कि कई ऐसे लोग जो उससे पढ़ने के बाद डिग्री वाले हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, और सतीश इसका हवाला देकर अदालत में रहम की अपील करता है कि उसकी उम्र कैद की सज़ा को टाल दिया जाए या उसकी उम्र कैद की सज़ा को बदल दिया जाए। लेकिन अदालत कहती है कि ठीक है, तुम अच्छा व्यवहार तुम्हारा, तुम लोगों को पढ़ा रहे, लेकिन तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए तुम्हारी उस बुराई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किया जा सकता है कि तुम्हारी उम्र कैद के साथ जो तुम्हारे ऊपर जुर्माना दिया गया था, वो जुर्माना जो लगाया गया था वो माफ़ किया जा सकता है। और अदालत ने उसका जुर्माना माफ़ कर दिया। लेकिन अभी भी सतीश के ऊपर वही उम्र कैद की सज़ा चल रही है और वो इस वक्त जेल में है। और ये सारा केस साल 2017 में सुनाया गया था। ये थी आज की कहानी, और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।